नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ का साहस। बेटा, भोजन करते हुए तो जानवर की थाली को भी नहीं छीनते। मैं तो फिर भी तेरी माँ हूँ बेटा। क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा करके इस काबिल बनाया है कि तू समय आने पर अपने ही माँ बाप को जाहिल गवार कहकर अपमानित करे। बेटा, मुझे 3 दिनों से बुखार आ रहा था। बहू से कितनी बार कहा कि डॉक्टर के पास ले चलो या फिर बुखार की कोई टैबलेट ही लाकर दे दो, लेकिन उसने ना ही टैबलेट लाकर दी और ना ही मुझे खाना दिया। इसीलिए मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही थी और आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैं बरामदे में आकर बैठी ही थी कि बहू ने मुझे बर्तन धोने को कह दिया। मैंने मना किया तो पता नहीं उसने तुझे क्या कह दिया जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है। बेटा, यह खाना भी तो मैं खुद ही निकाला है और देख ले कितना थोड़ा सा ही तो है, और इतना थोड़ा सा खाना खा लूँगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। बेटा, अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम कर। कहते हुए सरला जी अपने बेटे मनोज से अपने खाने की थाली वापस लेने के लिए निवेदन कर रही थी। उसी समय सरला जी की पड़ोसन कमला जी, जो सरला जी की पक्की सहेली थी, उनकी आवाज़ सुनकर उनके घर पहुंची तो देखा मनोज भोजन की थाली लिए खड़ा है और सरला जी जूठे हाथों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। मनोज ने पड़ोसन के सामने बात का बतंगड़ बनाना ठीक ना समझते हुए वह थाली माँ को देते हुए बोला, माँ, आपने सब्जी और मंगाई थी ना, यह लो, मैं सब्जी ले आया हूँ। और आज की सब्जी कैसी बनी है माँ? कहते ही वह कमला जी को बैठने के लिए कहकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि कमला जी की एक आदत थी कि वह किसी भी घर की बात को कहीं भी बढ़ा चढ़ा कर बताती थी, और सरला जी के घर की तो वह हर एक बात जानती थी और उसका एक उद्देश्य अपनी सहेली को बचाना भी रहता था। इसीलिए उन्होंने जैसे ही आभास होता कि सरला जी के साथ उनके बेटे बहू अन्याय कर रहे हैं तो वह तुरंत बिना काम के ही उनके घर पहुंच जाती, ताकि सरला जी के ऊपर उनके बहू बेटे ज़्यादा अत्याचार ना कर सके। दरअसल सरला जी को मनोज ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद ही मदद के लिए अपने पास शहर बुला लिया था, अपनी पत्नी की सेवा के लिए, और उसके पिता गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखते थे। सरला जी के पति राम सिंह जी का एक फलों का बागीचा था, जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग फल उगाते थे। इसे इतनी आमदनी हो जाती थी जो एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता था। राम सिंह जी जितना भी पैसा कमाते, मनोज समय समय पर अपने खर्च गिनवाकर अपने पिता से पैसों का रोना रो रो कर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। राम सिंह जी बेटे का मोह में आकर उसे समय समय पर पैसे देते रहते थे, लेकिन बेटे को ना ही अपने पिता की मेहनत की कोई कदर थी और ना ही अपनी माँ की मेहनत की कदर थी। उसे लगता था यह तो उनका फ़र्ज है, इतना तो सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। समय बीतने लगा और सरला जी की बहू रीना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस समय सरला जी दीपक जला रही थी, इसीलिए उन्होंने कहा, हमारे वंश को चलाने वाला दीपक आ गया, इसीलिए इसका नाम दीप रखेंगे। दीप नाम सभी को अच्छा लगेगा। कुछ दिनों बाद सरला जी की बहू रीना को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। अब बहू और पोते के आने की खुशी में सरला जी ने घर में रंगोली बनाई, घर के आंगन में दीपक जलाई। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर में दिवाली मनाई जा रही हो। रीना ने जब देखा चारों तरफ दीपक जलाए गए हैं, आंगन में से एक से बढ़ एक रंगोली बनाई गई है, तो उसकी मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी, सरला जी ने अपने पोते और बहू की आरती उतारी और उन पर फूलों की वर्षा की। रीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका और उनके बेटे का स्वागत इस तरह शानदार तरीके से होगा। लेकिन जब सरला जी ने रीना से पूछा, बहू,
यह सजावट जो हमने तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हें कैसा लगा? उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, ठीक ही था, लेकिन मेरे मायके में इससे भी ज़्यादा अच्छे से होता है। सरला जी का प्रसन्नता भरा चेहरा मुरझा सा गया, लेकिन वह उस समय कुछ भी नहीं कह पाई और चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी रीना ने कहा, मम्मी जी, अस्पताल में तो ढंग का खाना भी नहीं मिलता। आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइएगा। आज घर का खाना भर पेट खाऊंगी। सरला जी बोली, बहू, छोटे बच्चों की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना ही खाना चाहिए। ज़्यादा चटपटा और मसालेदार माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन रीना सरला जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वह तो उन्हें गांव की गंवार समझती थी और खुद को नए ज़माने की समझदार पढ़ी लिखी मॉडल लड़की। इसीलिए उन्होंने कहा, अरे मम्मी जी, यह सब पुरानी बातें हैं। आप लोगों के ज़माने में होता होगा, क्योंकि आप लोगों के पास उस समय खाने के लिए कुछ तो रहा नहीं होगा, तो कहाँ से खाते ऐसा स्वादिष्ट खाना। मुझे तो आज स्वादिष्ट और मसालेदार चटपटा खाना ही खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, वरना मैं आपके बेटे को फ़ोन लगा कर बता दूंगी कि आप मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो। सरला जी मनोज के गुस्से को जानती थी और रीना के बारे में भी जानती थी। वह एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती और मनोज बिना सच जाने उन पर भड़क उठता है। उस दिन भी उसकी पत्नी ने भड़काने पर ही अपनी माँ की खाना खाते हुए थाली को छीन लिया था। इसीलिए सरला जी ने सोचा, इन मूर्खों के मुंह लगने से अच्छा है इन्हें इन्हीं के अनुसार काम कर दिया जाए। आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार यह लोग खुद ही होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने रीना के लिए मसालेदार चटपटा खाना बना दिया। कई दिनों बाद ऐसा चटपटा खाना मिलने से उस दिन रीना ने भर पेट खाना खाया, उंगलियां चाटते रह गई और कहने लगी, मम्मी जी, पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा है। ऐसा लग रहा है और भी खा लूं, लेकिन इतना ज़्यादा खा लिया है कि यह पेट में जगह ही नहीं है। सरला जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आजकल के इन बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चों के लिए कैसे खाना खाना लाभदायक होता है। लेकिन भगवान, आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पोते को कोई नुकसान ना हो। यह आजकल के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं। सरला जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। सभी लोगों ने खाना खाया और सो गए। रात के करीब 2 बजे से बच्चे का रोना शुरू हो गया। रीना के पेट में भी जलन होने लगी। बच्चा बार बार पोटी करने लगा और लगातार रोता रहा। रीना को भी लूज मोशन स्टार्ट हो गया। अब रीना को अपनी गलती समझ में आ रही थी कि मसालेदार वह भी चटपटी सब्जी खाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वह अपनी गलती ना मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी, क्या आपने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं? जो अभी मेरी डिलीवरी के 8 दिन भी नहीं हुए हैं और मुझे इतना मसालेदार चटपटा खाना खिला दिया। मैं मानती हूँ कि मैं आपसे ऐसे खाने के लिए जिद की थी, लेकिन आप बड़ी होने के नाते मुझे डांट कर मना भी तो कर सकती थी ना। कैसी माँ हैं आप? कहते ही उसने अपने पति मनोज को अपनी सास के खिलाफ भड़का दिया कि तुम्हारी माँ हमसे उम्र में बड़ी है, उनका फर्ज बनता है हमें समझाने का, ना कि हमने जैसा कहा वैसा ही करने का। तुम्हारी माँ सच में गांव की गंवार ही है। इन्हें कल ही गांव भेज दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी गंवार औरत मेरे घर में। पता नहीं मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसे अपने जैसे ही गांव की भाषा और गंवारों जैसा ज्ञान देगी। सुबह होते ही इसे वापस इनके गांव भेज दीजिए। रीना ने जब ऐसा कहा तो मनोज को भी लगा कि वास्तव में माँ गांव में रही हुई है तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। इसीलिए उन्होंने रीना और अपने बच्चों की हालत को देखकर मनोज गुस्से से अपनी माँ को अनाप शनाप गालियाँ देने लगा। सुबह होते ही उन्होंने गांव ले जाने के लिए जैसे घर से निकाल रहा था तो इस समय उसके पिता राम सिंह जी अपने पोते का मुंह देखने के लिए गांव से ढेर सारा राशन का सामान और फल लेकर उनके घर पहुंच गए।
मनोज ने अपने पिता को अपने दरवाजे पर इतने सारे सामान के साथ देखा तो उसे लालच आ गया और उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, देखो ना, पापा तो हम सभी से, खासकर अपने पोते से मिलने के लिए खुद ही आ गए और आप जिद कर रही थी गांव जाने के लिए। चलिए अपना सामान अंदर रख दीजिए और पापा के लिए चाय बना कर लाइए। राम सिंह जी को देखकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। राम सिंह जी ने उनके आंसू देख लिए थे, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। सरला जी ने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान अपने कमरे में रख दिया। फिर से रसोई में सबके लिए खाना बनाने में लग गई। सरला जी ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुम्हारे लिए क्या बना दूं? तो बहू ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या मम्मी जी, आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि डिलीवरी के बाद नई माँ को क्या खाना चाहिए आपको नहीं मालूम क्या? सरला जी ने उस समय उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, जबकि सरला जी इसके पहले अपने मन से उसके लिए सादा खाना बनाती थी तो रीना नहीं उससे कहा करती थी, मम्मी जी मेरे लिए कुछ भी मुझसे पूछे बिना मत बनाइएगा, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अब बेचारी सरला जी करे भी तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राम सिंह जी ने सरला जी को आवाज़ लगाई और कहा, सरला, एक गिलास पानी तो लेकर आना। सरला जी एक गिलास पानी ट्रे में लाया और राम सिंह जी के पास गई। उनकी नज़रें झुकी हुई थी क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि राम सिंह जी से नज़रें मिलाने की, वरना वे शायद उन्हें देखकर रो देती। राम सिंह जी ने सरला जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, सरला, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? सरला, क्या हुआ बताओ ना, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया सा क्यों दिख रहा है? सरला जी ने राम सिंह जी के ऐसे अपनेपन भरे सवालों को सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें ऐसा लगा उनका हमदर्द उनकी तकलीफ़ बांटने आ गए हैं। कोई तो है जो उनका, जिनके भरोसे वह कुछ कर सकती हैं, वरना बेटे बहू ने उन्हें असहाय और नौकरानी ही बना कर रख दिया। राम सिंह जी ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और उनके माथों को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, सरला, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। किसने क्या कहा मुझे बिना डर के बताओ। थोड़ी देर में रोने के बाद सरला जी अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है, बेटे बहू के पास भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वह तो मैं आपकी बहुत दिनों के बाद देखा, इसीलिए मुझे रोना आ गया। इतना कहा था सरला जी और वहाँ से उठकर जाने लगी, क्योंकि उनका बेटा मनोज भी उन्हीं के पास बैठा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और बहू भी रसोई से उन्हें इशारों से आंखें दिखाकर धमका रही थी कि वह उन्हें कुछ भी ना बताए। लेकिन राम सिंह जी ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। वह समझ रहे थे कि सरला जी को किसी न किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसीलिए उन्होंने उनका हाथ फिर से पकड़ा और बैठाते हुए बोला, नहीं सरला, तुम कितना भी झूठ बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है कि तुम्हें किसी बात का बहुत दुख है। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? राम सिंह जी की इतना कहते ही सरला जी वह सारी बातें बता दी जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया। अपनी पत्नी का इतना दुख देने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बेटा, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, हम गांव में रहते हैं ज़रूर, लेकिन यह मत भूलो कि आज तुम जिस आलीशान बंगले में रहते हो ना, यह बंगला भी उसी गांव में रहने वाले तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की कमाई से खरीदा है। यहाँ की एक एक ईंट में तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की कमाई लगी है। और तुझे पता है, जब तेरी माँ तेरे पास शहर में आ रही थी तब इसके पैर तो मानो ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। यह तो मानो खुशी से बावरी हो गई थी। इसीलिए तो आस पड़ोस के पूरे गांव भर में अपने हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे कि इसके बेटे ने इसे अपने पास बुलाया है और इसके घर आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने वाली है। और जो भी मिलता
चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो या छोटे हो, सभी से यही कहती फिरती कि मेरे बेटे के बच्चे को आशीर्वाद दो कि वह सही सलामत इस दुनिया में आए और मेरा बेटा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन यह अनपढ़ गंवार क्या जाने, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों का ना तो किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी की मदद की। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, बिना कुछ किए ही तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। चलो सरला, मैं भी तो गांव का ही गंवार हूँ, इसीलिए बेटे के मुंह में फंसकर यहाँ इतना सारा सामान खुश होकर लाया था कि शायद मेरे बच्चों को इनकी ज़रूरत होगी। लेकिन मैं गलत था। यह लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, यह लोग अनाज नहीं बल्कि पैसों को ही खाते होंगे, क्योंकि शहर में रहकर यह खेती बाड़ी गोबर कचरा तो कुछ जानते ही नहीं हैं, सिर्फ पैसा ही जानते हैं, इसीलिए सिर्फ पैसा ही खाते होंगे। और मैं गांव का रहने वाला जाहिल गंवार नाहक यही सोच बैठा कि गांव के ताज़े फल और सब्जियां शायद मेरे बच्चों को पसंद आएगी, यही सोचकर यहाँ ले आया। माफ़ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई। क्या कर रहे हैं जी? अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। तभी मनोज दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी रीना अपने ससुर जी से माफ़ी मांगने लगी। तब राम सिंह जी बोले, अरे तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनहगार हो, उससे माफ़ी मांगना छोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। अगर तुम्हें माफ़ी मांगना ही है तो सरला जी से मांगो। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो समझो मैं भी माफ़ कर दिया। फिर दोनों बेटे बहू सरला जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगे। सरला जी एकदम सरल हृदय की महिला थी। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा कि चुप हो जाओ मेरे बच्चों, गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चों से कितना देर तक नाराज़ रह सकती है भला। कहकर उन्होंने दोनों का पीठ पर हाथ फेरा और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया। रीना अपने कमरे में तो चली गई, लेकिन उसके अंदर की आग की ज्वाला धड़क रही थी। उसे इस बात की चिढ़ थी कि बुढ़िया ने आते ही अपने पति से उसकी शिकायत कर दी। अब वह अपनी सास से किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती है। उसे उस दिन भर बेचैनी लगी रही, क्योंकि मनोज तो खाना खाकर ऑफिस चला गया और सरला जी ने खाना बनाया और सभी को खाना खिलाया, खुद खाना खाया और आराम करने अपने कमरे में चली गई। जब शाम हुई तो सरला जी ने देखा रीना रसोई में सबके लिए चाय बना रही है, तो उन्होंने कहा, बहू अभी मैं जब तक हूँ तब तक तुम आराम कर लो, फिर तो तुम्हें काम करना ही है। तुमने चाय क्यों बनाई? मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। रीना थोड़ा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोग पापा जी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। सरला जी ने भी सोचा, ठीक है, चाय बनाने में बहुत ज़्यादा ताकत भी तो नहीं लगती है, खड़े खड़े चाय ही तो बनानी है। इसीलिए वह राम सिंह जी के पास जाकर सोफे पर बैठ गई। राम सिंह जी ने सरला जी से कहा, सरला थोड़ा गर्म पानी लाना, मुझे प्यास लगी है। सरला जी ने जैसे ही पानी लेने किचन में जा रही थी, उन्होंने देखा बहू चाय की कप में चम्मच चला रही थी। उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि बहू कप में चम्मच क्यों चला रही है। फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह पानी लेकर चली गई राम सिंह जी को देने के लिए। थोड़ी देर में बहू ने चाय और बिस्किट ला कर दिया तो दोनों ने चाय के साथ बिस्किट भी खाया। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसी नींद आने लगी कि वह दोनों वहीं लुढ़क गए। मनोज जब अपने ऑफिस से घर वापस आया तो उसने अपनी मम्मी पापा को अस्त व्यस्त तरीके से देखकर दंग रह गया। उसने रीना से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया, मुझे नहीं पता, यह लोग अभी तक सो रहे हैं। मनोज ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले गया, लेकिन वह वहाँ भी सोते रहे। अब रीना ने जैसे तैसे उस रात का खाना तो बनाया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह मनोज के कान भरती ही जा रही थी। उन्होंने कहा, देखिए जी,
अब यह दोनों बूढ़े बुढ़िया हमारे कोई काम के नहीं रह गए हैं। अब मैं घर के छोटे मोटे काम तो कर ही लेती हूँ, और झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के लिए हम एक नौकरानी रख लेंगे। जितना खर्चा इन लोगों के ऊपर करते हैं उससे कहीं कम खर्चे में काम वाली मेरे घर आ जाएगी, तो इन्हें दिन रात झेलना पड़ता है। अब मुझे यह दोनों बर्दाश्त नहीं होते। पहले वह अकेले बुढ़िया रहती थी, चलो वह तो कम से कम हमारा काम कर दिया करती थी। अब तो यह बूढ़ा भी आधमका है, और कल की बात तो हमें इन्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकते हैं, नहीं तो यह हमें इस घर से जाने के लिए कह देंगे। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे, यह तो हमें सोचना होगा ना। इनका क्या है, इन्हें तो ऐसा लगता है जैसे गांव में सब मुफ्त में मिल जाता है, वैसे यहाँ भी सब चीज़ मुफ्त में ही मिल जाएगा। तभी तो मैं इनको गंवार कहती हूँ, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। तभी मनोज बोला, अरे मेरा दिमाग तो काम करना ही बंद कर दिया है, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है तो बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद रीना बोली, हम लोग इस बूढ़े बुढ़िया को यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह ही सकते हैं ना। इतनी बातें सरला जी ने अपने कानों से सुनी, क्योंकि कुछ देर पहले उन्हें होश आ गया था और ज़ोरों से प्यास लगने लगी थी। इसी कारण वह पानी लेने रसोई में जा रही थी। दोनों बहू बेटे की ऐसी बातें सुनकर मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। वह बिना पानी के ही वापस अपने कमरे में आ गई। अपने पलंग पर बैठकर वह ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी। तब तक राम सिंह जी को भी होश आ गया था। उन्होंने सरला जी को हाँफते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ सरला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? तुम्हें क्या हो गया है? तभी सरला जी उन्हें धीरे से बोलने का इशारा किया। राम सिंह जी ने उनके पीठ को सहलाया। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे सामान्य हुए। राम सिंह जी ने बताया कि जब मैं पानी लेने के लिए जा रही थी तो दोनों बेटे बहू को बात करते हुए सुना कि वह दोनों कह रहे थे कि हमें इस दुनिया से ही जाने के लिए कह देंगे, और कहकर रोने लगी। उधर जब मनोज ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह सन्न रह गए। वह अपने मुंह पर हाथ रख कर आंखें खुली कर उसे देखते ही रह गए। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून ही नहीं। उसने अपनी पत्नी का विरोध किया, लेकिन वह उसे समझाने लगी, देखो मनोज, तुम इन बूढ़े बुढ़िया के इकलौते संतान हो। यह लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे उनके लिए दवाई गोली से लेकर उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होगा। तब हम उनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ध्यान देंगे। आप खुद ही सोच लो इसका क्या करना है। एक ही बार में इनका किस्सा ही ख़त्म कर देना है कि ज़िंदगी भर इनका बोझ ढोना है। मनोज रीना से गुस्से में बोला, रीना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। उन्हें मैं इस दुनिया से जाने का पाप अपने माथे में नहीं ले सकता। हाँ, इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि उन्हें गांव भेज सकता हूँ। मनोज ने जो बात कही उस बात को सरला जी ने नहीं सुना। वह रीना की बातें आधी अधूरी सुनकर अपने मन में भरम पाल वहाँ से चली गई। अब राम सिंह जी ने सोचा, क्यों न बेटा बहू को बताए बिना ही हम अपने गांव चले जाएं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी उनके पास वापस नहीं आएंगे। यह सोचकर दोनों रातों रात गांव जाने के लिए निकल गए। सरला जी का सामान तो पहले से ही पैक था, इसीलिए वह दोनों तुरंत ही गांव के लिए निकल गए। वह दोनों रात के अंधेरे में अंदाज़ा लगा कर ही आगे बढ़ रहे थे कि इत्तेफाक से एक ऑटो वाला उन्हें मिल गया। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि वह अपनी बेटी के घर को सामान पहुंचाने के लिए आया था। वह इस शहर में रहता है और वह अपने घर जा रहा है, इसीलिए उसने उन दोनों को बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। राम सिंह जी और सरला जी ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कुछ रुपए भी दिए। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि भगवान ने उन्हें अपने दूत के रूप में भेजा है, क्योंकि उस ऑटो वाले के पैसे की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी को अस्थमा का अटैक आया है
वह अपनी बेटी के घर मदद मांगने ही गया था, लेकिन उसकी सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह कुछ नहीं कह पाया और बिना कुछ कहे ही चला आया। लेकिन जितना पैसा मुझे चाहिए था आपने मुझे दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वह ऑटो वाला वहाँ से चला गया। राम सिंह जी बोले, देखो सरला, हमारा रातों रात बाहर निकल जाना कितना अच्छा हुआ। हमारे कारण किसी की जान भी बच सकती है। और वह दोनों सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। जैसी सुबह ही दोनों अपने गांव जाने वाली बस में बैठकर चले गए। मनोज ने देखा मम्मी आज अभी तक नहीं उठी है, ना ही पापा उठे हैं, तो वह उनके कमरे में गया यह देखने कि अभी दोनों क्या कर रहे हैं। वहां जाकर देखा तो दोनों वहां से गायब थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा आखिर कहाँ चले गए। उसने रीना को जाकर बताया तो रीना मन ही मन खुश हुई। चलो दोनों बूढ़े बुढ़िया बिना कुछ किए ही छुटकारा मिल गया। लेकिन मनोज ने अपने गांव के मुखिया चाचा को फ़ोन लगाकर पूछा तो उसने बता दिया उसके माँ बाप अब अपने घर पहुंच गए हैं। तब उसकी जान में जान आई और रीना ने जब यह समाचार सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद वह मनोज के साथ अपने सास ससुर के गांव आई और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, लेकिन आप लोगों के वापस आ जाने के बाद मुझे पता चला कि बुजुर्गों का महत्व क्या होता है। उनके वापस आ जाने से तो मैं दीपक की परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए, वहीं रहिए। राम सिंह जी ने थोड़ा व्यवहारिक आदमी थे, इसीलिए उन्होंने कहा, बहू तुम्हें बहुत समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, यह अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि अब हमारे खेतों में फलों को तोड़कर मंडी में भेजने का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। जैसे ही हमें फुर्सत मिलती है हम इस बारे में सोचेंगे। वही सरला जी का मन पोते में लगा हुआ था, इसीलिए वह बार बार राम सिंह जी से बेटे के पास जाने रहने की जिद करने लगी। राम सिंह जी ने सोचा सरला की इच्छा है बेटे के पास रहने की, तो फिर उन्हें शहर भेज दिया। अब तो रीना को मुफ्त की नौकरानी मिल गई। सरला जी की इतनी तारीफ़ करती कि वह उनकी तारीफ़ करते करते सारे काम करवा लेती। सरला जी भी खुशी खुशी उनका यह सोचकर काम कर देती कि अपने ही तो बेटे बहू हैं, तो अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। दिन बीतते रहे, रीना सरला जी के पास हमेशा पैसों का रोना रोती रहती और सरला जी अपने पति राम सिंह जी से कहकर पैसे मंगवाती रहती। जब तक राम सिंह जी के पास पैसे वह भेजते रहते, तब तक रीना ने सरला जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एक दिन बगीचे में खड़े राम सिंह जी के पैरों के नीचे पका हुआ फल आया, जिसे फिसलकर ऐसे गिरे उनके कमर और घुटने की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। आनन फानन में उन्हें शहर लाया गया। अब तो रीना को लगा उसके घर में आपत्ति आ गई है। अब उसका रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वह सरला जी के हर काम में कुछ न कुछ गलतियां निकालने लगी। एक तरफ तो सरला जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थी, तो दूसरी तरफ अपनी बहू के रवैया से परेशान थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उनसे गलतियां हो जाया करती थी, जिसका रीना भरपूर फ़ायदा उठाती। रीना अब मनोज के सामने सरला जी की गलतियां गिनती रहती, जिससे वह भी अपनी माँ को खरी खोटी सुना दिया करता, क्योंकि वह भी एक तरफ अपने पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने से परेशान था, तो दूसरी तरफ माँ की छोटी छोटी गलतियों पर रीना और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया करती और घर में हंगामा करती रहती थी। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद राम सिंह जी की छुट्टी कर दी गई। अब 4-8 दिनों के बाद राम सिंह जी को चेकअप के लिए बुलाया जाता था, जिससे डॉक्टर के फीस दवाई का खर्चा के साथ साथ अस्पताल आने जाने का खर्चा भी लगता था, जो रीना को बहुत अखरता था। कुछ दिनों तक उसने जैसे तैसे अपने सास ससुर को खाना पानी दिया, लेकिन धीरे धीरे ना तो वह घर का कोई काम ही करती
और ना ही अपने सास ससुर को चैन से रहने देती। जैसे ही मनोज अपने बेटे ऑफिस चला जाता था तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहकर उसके बेटे के पीछे पड़ जाती है। उसका बेटा दीपक यह सब सुनता तो वह भी अपनी माँ से डरा सहमा सा रहने लगा और उसे जैसे ही मौका मिलता अपने दादा दादी के पास जाकर दुबक जाता। लेकिन रीना की उसके ऊपर नज़र पड़ते ही वह अपने सास ससुर को खूब खरी खोटी सुनाती और दीप को भी गुस्से में आकर मार देती और उसे सख्त हिदायत देती कि उनके पास कभी न जाए। एक दिन सरला जी अपने पति राम सिंह जी को अस्पताल लेकर गई हुई थी। रीना ने अपनी कीमती जेवर उनके बैग में रख दिया और शाम को मनोज से कहा कि उनकी एक सहेली के घर में पार्टी है, वहीं जाना है। लेकिन जब उसने अपनी अलमारी में मनोज के सामने गहने ढूंढी तो उसे नहीं मिला। फिर क्या था, उसने घर में हंगामा मचा दिया कि मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। उसने अपने अलमारी के सारे कपड़े इधर उधर बिखेर दिए। फिर वह सीधे अपने सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपने तो नहीं रखे हैं। मनोज उसे मना करता रहा कि उसकी मम्मी से ना पूछे, लेकिन वह नहीं मानी और सीधे सरला जी का बैग चेक करने लगी। जब उसने उस बैग में कपड़े से निकालकर बाहर फेंका तो कपड़ों के साथ गहने भी गिर गए। तो फिर रीना आग की तरह अपनी आँख सास के ऊपर बरस पड़ी। उन्हें इतना जलील किया कि उन्हें अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। जब मनोज ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो वह भी अपने मम्मी पापा से नफरत करने लगा और उन्हें तुरंत घर से निकल जाने के लिए कह दिया। रीना ने कुछ दिन पहले ही राम सिंह जी को अस्पताल के बिल के साथ गांव के घर और ज़मीन के पेपर पर साइन करवा लिए थे, जो वह उसके नाम पर हो गया था। इस बात का पता जब उन्हें चला तो मनोज ने उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। तब उसने कहा कि आप लोग भूल कर भी अपने गांव मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ की सारी प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर दी है। अब राम सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। फिर भी जब बेटे ने घर से चले जाने के लिए कह दिया तो दोनों बुजुर्ग दंपति धीरे धीरे सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में चलते जा रहे थे। तभी वह एक होटल के पास जाकर रुके। उस होटल का मालिक कह रहा था, आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, बहुत छुट्टी मार रहे हैं। इतना बड़ा ऑर्डर आया है और काम करने वाले की कमी है। तभी सरला जी ने उस होटल के मालिक से कहा, भाई साहब आप बुरा न माने तो क्या हमें काम मिल सकता है। होटल के मालिक ने उन दोनों को हालत देखी तो कहा, आप दोनों अपनी हालत तो देखिए तब काम करेंगे। तभी सरला जी ने कहा, भाई साहब अगर हमें काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब तक आपका नौकर नहीं आ जाता तब तक हमें ही रख लीजिए, फिर चाहे तो निकाल दीजिएगा। होटल के मालिक को काम करने वालों की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने उन्हें काम पर रख लिया। राम सिंह जी एक व्यापारी आदमी थे, इसीलिए उन्हें बैठे बैठे काउंटर का काम दे दिया गया था। सरला जी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, इसीलिए वह रसोई में चली गई। अब उस होटल के मालिक का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हिसाब किताब में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब उनके रहते उस होटल के मालिक ने कुछ दिनों में छोटे से होटल की जगह बड़ा सा रेस्टोरेंट ले लिया। अब उस रेस्टोरेंट का नाम बहुत चलने लगा। उस रेस्टोरेंट के प्रसिद्ध से ही राम सिंह जी ने अपने मालिक से कहा, क्यों न हम शहर के दूसरे छोर पर, जहाँ ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ एक और रेस्टोरेंट खोल दें ताकि वहाँ भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। मालिक बहुत ही नेक दिल का था। उसने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुम अपना पैसा लगाकर खुद का रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं कही, बल्कि मुझे खोलने की सलाह दी। यह आपका बड़प्पन है, इसीलिए मैं आपके इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह रेस्टोरेंट तो खुलेगा, लेकिन वह आपका नाम का
और आपका रेस्टोरेंट खुलेगा जिसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और उस मालिक ने उसका पूरा सहयोग दिया और देखते ही देखते राम सिंह जी और सरला जी का अपना रेस्टोरेंट खुल गया। उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन होना था। तब मनोज और रीना भी आए थे, क्योंकि मनोज उस रेस्टोरेंट का एक मामूली सा कर्मचारी था। जब उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अनाउंस हुआ, राम सिंह जी, तो रीना और मनोज को धक्का सा लगा कि कहीं उसके पापा ही तो नहीं हैं। फिर उन्हें लगा, अरे इतने बड़े रेस्टोरेंट के बारे में वह लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते। तभी राम सिंह जी के आजू बाजू उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे और बीच में राम सिंह जी और उनके पीछे सरला जी चल रहे थे। जब राम सिंह जी ने रेस्टोरेंट का फीता काटा तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा हुई और उनकी इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता का राज पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके मालिक को जाता है, जिनका एक छोटा सा होटल था। उसमें हम नौकर थे और हमने वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। लेकिन हाँ, जीवन में कई मोड़ आते हैं, हमारे जीवन में भी आए हैं। हमने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, कभी घर में खाने के लिए नहीं था तो हम भूखे ही सो गए, लेकिन ना ही किसी के घर के मांग कर खाया और ना ही चोरी करके खाया। लेकिन कभी कोई हमारे अपने हुआ करते थे जिन पर हमने पूरा विश्वास किया था, उन्होंने हमें चोर साबित किया और धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ का धन कोई भी नहीं चुरा सकता, लेकिन किस्मत और कर्म में लिखा हुआ कोई भी चुरा सकता है। बस यही हुआ हमारे साथ भी। हमने भी अच्छे कर्म किए और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। यही हमारी सच्चाई है। राम सिंह जी के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहीं मनोज और रीना की नज़रें शर्म से झुक गई। दूसरे दिन सारे कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। तब मनोज सीधे राम सिंह जी के केबिन में जाने लगा। तब गार्ड ने उसे रोक दिया और कहा कि अरे, आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के केबिन में कैसे चले जा रहे हैं? तब मनोज ने कहा, अरे तुम मुझे रोक रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अगर मैं सर से शिकायत कर दी ना तो तुम्हारी अभी की अभी छुट्टी हो जाएगी। गार्ड बोला, सर आप जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, भले ही आप मेरी छुट्टी करवा दीजिएगा, लेकिन मैं सर के परमिशन लेकर ही आता हूँ, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। मनोज को मजबूरी में बाहर रहना पड़ा। गार्ड अंदर जाकर राम सिंह जी से परमिशन लेने गया तो राम सिंह जी ने कह दिया, अभी उन्हें अंदर मत आने देना। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। राम सिंह जी मनोज से मिले ही नहीं। मनोज राम सिंह जी से मिलने के लिए दिन भर उनका इंतज़ार करता रहा और जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था वह काम नहीं किया। इसीलिए उसे दूसरे दिन नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब मनोज के हाथ से नौकरी भी चली गई और राम सिंह जी से मिलना भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वह बहुत परेशान हो रहा था। उधर रीना ने सोचा, राम सिंह जी का गांव का घर और खेत को बेचकर खूब पैसे मिलेंगे तो वह उसे बेचने के लिए जिस दलाल से बात करने गई तो पता चला कि दलाल ने पहले ही साइन करवा लिए हैं और उस प्रॉपर्टी के पहले ही हड़प लिया। रीना को भी 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ। उधर मनोज परेशान हो रहा था तो इधर रीना परेशान हो रही थी। अब उसके बेटे दीप को पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने उस घर को भी बेच दिया जिस घर में वह लोग रहते थे। अब मनोज और रीना दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। अपने मम्मी पापा की ऐसी दयनीय हालत देखकर दीप को वह सारी घटना याद आ जाती थी, जब उसकी माँ उसके दादा दादी के साथ एक थाली भोजन के लिए कितना तड़पाती थी। आज इस भोजन के लिए वह कितना तड़पती है। राम सिंह जी इतने उदार दिल के थे, उन्होंने अपना वह दिन रोज़ याद आता था जब उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारी की लाइन में खड़े होकर
एक थाली भोजन मांगकर खाया था। उन्होंने सरला जी को अपना विचार बताया कि क्यों न हम शाम को सबके खाने लेने के बाद जितना खाना बचेगा उस खाने को गरीबों में बांट दिया करेंगे। सरला जी को अपने पति का यह विचार बहुत पसंद आया। अब सरला जी राम सिंह जी रोज शाम को खाना बांटने जाते थे तो उनके बेटे बहू भी भिखारी की लाइन में खड़े होकर खाना लेते। रीना को तब अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वास्तव में जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। सरला जी अपने बेटे बहू को भिखारी की तरह खाना देती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह दोनों उनके पास आकर रह जाएं, क्योंकि रीना ने एक बार नहीं दो बार उन्हें जलील करके घर से बाहर निकाला था। इसीलिए उनका भी दिल उनके लिए नहीं पसीजा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।